नमस्कार। स्वतंत्र भारत 75 इस मालिका में आज हमारे साथ है श्री संदीप सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मीडिया और एंटरटेनमेंट टीवी से बहुत नज़दीक से जुड़े हुए टॉप टीवी चैनल्स में वरिष्ठ भूमिका निभा चुके हैं, टॉप मैनेजमेंट पोजीशन में हैं और आप अभी तक 10 पुस्तकों के का लेखन कर चुके हैं। He has authored 10 books and we are eagerly awaiting his next upcoming book. Possibly he may be talking about that in this our deliberation. So first and the foremost, thank you so much, Sandeep Singh ji, for taking out your time today. I know how busy you are in your entire range of activities and of course writing. लेकिन बहुत बहुत स्वागत है। स्वतंत्र भारत 75 मालिका भारत के स्वातंत्र के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शुरू की थी। हमने 15 अगस्त 2021 से विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी और विवेकानंद प्रबोधिनी मुंबई, ये दोनों ने मिलकर ये आयोजित की और हमारा लक्ष्य था कि 75 व्याख्यान के पुष्प हम लोग मातृभूमि को समर्पित करें और बहुत अति आनंद है कि हमने 75 तो पार किए, 100 पार किए। अब टारगेट है कि 150 कर देंगे। तो आप जैसे लोगों से सुनना हमेशा ही हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है और बहुत सारा ज्ञान उसमें हमें मिलता है। मैं आग्रह करता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपका आपका आज का व्याख्यान आप शुरुआत करें। बहुत धन्यवाद। जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। और मैं अगली पुस्तक जो लिख रहा हूँ वो टेम्पल इकोनॉमिक्स है और मैं उसी पे चर्चा करूँगा। और सबसे पहले सवाल कि अभी एक सर टेम्पल थोड़ा इकोनॉमिक्स। लाउडली। हाँ। और मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा कि इस समय टेम्पल इकोनॉमिक्स पर पुस्तक लिखने की क्या ज़रूरत पड़ गई मुझे। तो पुस्तक की बात तो अभी कर रहा हूँ, लेकिन पुस्तक मैंने मई 2020 से लिखना शुरू किया जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ था चाइनीज़ वायरस की वजह से। और उस समय एक बड़ी अजीब सी चीज़ मैंने देखी कि सरकार ने नहीं कहा कि पैसे की कमी है, ना केंद्र सरकार ने कहा, ना राज्य सरकार ने कहा। फिर भी कुछ लोग चालू हो गए कि मंदिरों से पैसे लो, मंदिरों से पैसे लो। और हास्यास्पद बात थी या पीड़ादायक बात थी कि इसमें हिंदू ही बढ़ चढ़ के बोल रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि मंदिरों से पैसा हम क्यों लें और मंदिरों को हमने एक एनिमी जैसा क्यों बना दिया है कि मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत है, मंदिर की जगह अस्पताल बना दो, मंदिर की जगह स्कूल बना दो। अब कितने लोग समझते हैं कि इस देश में हजारों लाखों की संख्या में स्कूल और अस्पताल चल रहे हैं क्योंकि मंदिर है, मंदिरों ने उनको बनाया है। तो आप सोर्स को ही समाप्त करना चाहते हैं और ये होता इसलिए है कि हमें मंदिरों की समझ रही नहीं। हमारे देश में पिक्चरों ने मंदिरों का जितना बुरा चित्रण किया है उसका इस पर बहुत बड़ा प्रभाव भी रहा है इन चीज़ों पे। मंदिरों में हर तरह के गलत काम होते दिखाए जाएंगे, खून होता दिखाया जाएगा। और जब शांति की प्रार्थना करनी होगी तो हिंदू को ही दिखाया जाएगा कि या तो मस्जिद जा रहा है या चर्च जा रहा है। तो एक बड़े सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये सब काम हुआ। लेकिन अभी ये बात समझना है कि हम मंदिरों को समझें सही तरीके से। और एक चीज़ और भी है कि मंदिरों से मांगा इसीलिए जाता है कि मंदिरों से ही पैसा मिलता है। किसी अन्य धर्म स्थान के रिलीजियस प्लेसेस, धर्म और रिलीजन में अंतर है और अन्य जगहों से कभी नहीं मांगा जाता है। तो आप कोरोना में ही देखेंगे तो कांची मठ ने सबसे पहले शुरू किया, 20 दिया। उसके बाद महावीर मंदिर ट्रस्ट है, उसने 1 करोड़ रुपया दिया। सोमनाथ मंदिर ने 1 करोड़ दिया, अंबाजी मंदिर ने 1 करोड़ दिया, देवस्थानन कोल्हापुर ने 2 करोड़ दिए, स्वामीनारायण संस्था ने 2 करोड़ दिए, माता मनसा देवी ने 10 करोड़ दिए। अब जब पैसे मिल जाते हैं तो फिर हम मंदिर के बाद भूल जाते हैं कि पैसा मिल गया, अब फिर अगले बार इसके तोड़ने की चर्चा करेंगे। तो हम भी उन मुगल आक्रांताओं की तरह हो गए हैं हिंदू भी, कि जो सिर्फ खुद ही मंदिर अपने तोड़ने की बात करने लगे हैं। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले तो समझते हैं कि टेम्पल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। तो टेम्पल इकोनॉमिक्स एक्चुअली बहुत सही शब्द तो नहीं है। इकोनॉमिक्स बहुत छोटा शब्द है, अर्थव्यवस्था उससे कहीं बड़ी शब्द है। तो मंदिरों की अर्थव्यवस्था, बट टेम्पल रेवेन्यू और टेम्पल इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है हम वो पहले समझते हैं। जो मंदिरों में चढ़ावा चढ़ता है या जो प्रसाद के लिए लोग पैसे देते हैं या
जमीन की जो संपत्ति, मंदिर की जो संपत्ति है उसका किराया आता है या उस जमीन से खेती होकर जो पैसे आते हैं वो टेम्पल रेवेन्यू होते हैं। टेम्पल इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा है और टेम्पल रेवेन्यू टेम्पल इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, एक सबसेट है। तो टेम्पल इकोनॉमिक्स क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ उदाहरण देखिए कि टेम्पल इकोनॉमिक्स क्या है। हमने सुना होगा साउथ में, दक्षिण भारत में मदुरई मलगी बोलते हैं। मदुरई में जो जैस्मिन फ्लावर होता है उसको मदुरई मलगी के नाम से भी जाना जाता है और वहाँ उगाया जाता है क्योंकि वहाँ के देवी देवताओं को वही चढ़ता है। 365 दिन उसी फूल को चढ़ाया अर्पित किया जाता है और उस फूल वहाँ पे होता है क्योंकि वहाँ की ज़मीन उस तरह की है कि उस फूल जब वहाँ पे जैस्मिन फ्लावर उगता है तो उसकी पत्तियाँ मोटी होती हैं। मोटी पत्ती होने का मतलब होता है कि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है और मॉइस्चर ज़्यादा होने का मतलब है कि वो फूल कई दिनों तक ताज़ा रहेगा और वो फूल दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। और 2 साल पहले जो एक्सपोर्ट हुआ था 66 करोड़ रुपए का फूल वहाँ से एक्सपोर्ट हुआ था और वो फूल सिर्फ मंदिर के लिए उगाया जाता है। शायद मंदिर नहीं होता तो फूल भी वहाँ नहीं उगता। और 2021 दिसंबर में उस फूल के दाम थे 4,000 रुपया किलो। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 4,000 रुपये किलो। तो जो लोग मंदिरों की वजह से वहाँ इस फूल को उगाते हैं उनकी पूरी अर्थव्यवस्था जो है, आर्थिक जीवन जो है, इस फूल की वजह से जीवन यापन होता है। और इतना ही नहीं, आपने सुना होगा चिक पी, काऊ पी। तो ये सब खाने की चीज़ें हैं आज जो गवर्नमेंट सरकार मिलेट्स के नाम पे प्रमोट कर रही है। इसको जब अंग्रेज भारत में आए तो उनको व्हीट और राइस तो समझ में आया, दाल की इतनी प्रजातियां थी जो उनको समझ नहीं आई और उनको लगा कि जानवरों को खिलाने की चीज़ है और उसका नाम चिकपी काउपी कर दिया। और हम इन चीज़ों को खाना छोड़ देते अगर मंदिर नहीं होते। जैसे कि चना का दाल जिसको चिकपी भी बोलेंगे अंग्रेजी में, तो वो बचा रहा सिर्फ इसीलिए कि मंदिरों में प्रसाद के लिए लड्डू को चढ़ाना था। तो ये पूरी प्रजातियां बची रहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, कभी इस देश में लाखों प्रजातियां होती थी चावल की। एक चावल होता था जो सिर्फ 20 दिन में हो जाता था, एक होता था जो 4 महीने में होता था। कुछ चावल थे जो एकदम सूखे में भी हो जाते थे और कुछ चावल थे जो 1 फीट पानी में भी वो होते थे। लेकिन धीरे धीरे एक ही तरह के चावल खाने की आदत से आज लाखों की जो वैरायटी थी अब कुछ हजार में रह गई है। और ये कुछ हजार चावल की वैरायटी इसलिए बच गई है कि इनको मंदिरों में रोज एक नए वैरायटी के चावल का भोग लगाना होता है भगवान को, इसलिए इन चावल की खेती हो रही है, नहीं तो ये प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। आपको शायद पता नहीं हो कि आलू भारत का पैदाइश नहीं है, न टमाटर। और जैसे चाय पीने के लिए पैसे दिए गए थे शुरू में, अंग्रेजों ने आलू उगाने के लिए और आलू खाने के लिए भी पैसे बांटे थे। और जो भारतीय सब्जियां हैं वो आज भी जीवित हैं, क्योंकि पूरी मंदिर है या वृंदावन का मंदिर है वहां पर आलू या टमाटर नहीं चढ़ाए जाते हैं भगवान के भोग में। सिर्फ भारत में जो सब्जियां होती हैं, लौकी है, बैंगन है, उन चीज़ों को ही चढ़ाया जाता है। और सिर्फ बहुत बड़ा कारण है कि आज भी ये प्रजातियां बची रही। तो ये सब हमारे अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और ये सब मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था का ही हिस्सा है। अगर मंदिर नहीं होते तो ये भी नहीं होते। नवरात्रि में वैष्णो देवी में जो माता के मंदिर के सामने गेट बनता है उस पर सिर्फ 3 करोड़ के फूल लगते हैं और वो दिल्ली के बाजार से वहां तक जाते हैं। और आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों का जीवन यापन होता है सिर्फ मंदिरों की वजह से। और इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएंगी कि जो मंदिरों पे ही आधारित हैं। आपको एक और उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ जो तीर्थ स्थान है वो भी सब मंदिरों पे ही है। कुंभ मेला। अब कुंभ मेला में सरकार जितना खर्च करती है उससे कई ज़्यादा गुना पैसे कमा लेती है। एसोचैम की स्टडी थी, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, कि जो 2013 में प्रयागराज कुंभ हुआ उससे उत्तर प्रदेश को 12,000 करोड़ मिले। नासिक में जो कुंभ हुआ था वो भी एसोचैम 2015 की स्टडी है, उससे महाराष्ट्र सरकार को 10,000 करोड़ मिले और 4.5 लाख लोगों को नौकरियां मिली। 2019 में यूपी में जो कुंभ हुआ उसमें सरकार ने 4,200 करोड़ रुपए खर्च किए और आमदनी हुई 1.2 लाख करोड़ की। तो आप सोच सकते हैं कि मंदिरों का
कितना बड़ा असर है हमारी देश की अर्थव्यवस्था पे, और वो आज भी है। और मैं आपको उसके कई उदाहरण दूंगा आगे चल के अभी। लेकिन उससे पहले एक चीज समझते हैं कि मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था कब से है, और उसका एक उदाहरण भी देता हूँ आपको। जो दुनिया के आधुनिक शहर कहे जाते हैं उसमें आता है डेट्रॉयट का नाम। डेट्रॉयट अमेरिका में है। वहाँ पे सबसे पहले कार बनना शुरू हुई थी। उसको मो टाउन भी कहा जाता है। और इतनी कारें बनती थी कि सबसे बड़ा शहर हो गया था अपने समय का। और जैसे उसके आसपास सबर्ब्स, बम्बई है, बम्बई के सबर्ब्स हैं, वैसे ही डेट्रॉयट के आसपास सारे सबर्ब्स थे। और अगर आज आप जाके गूगल करेंगे, इंटरनेट पे देखेंगे रस्ट बेल्ट ऑफ यूएसए, जंग लगा हुआ बेल्ट, तो उसमें डेट्रॉयट का नाम होता है। क्यों? इसलिए कि बाद में कारें जो हैं भारत में सस्ती बनने लगी, जापान में बनने लगी, कोरिया में बनने लगी, फिलीपाइंस में बनने लगी, और डेट्रॉयट की कार की कंपनियां बंद हो गई और वो शहर वीरान हो गया। वहाँ के आसपास के जो सबब थे वो वीरान हो गए और वो शहर बचा नहीं। आज भी अगर आप जो भी इंडस्ट्रियल देश हैं जैसे रशिया है, चाइना है, बड़े बड़े देश हैं, औद्योगिक देश माना जाता है, वहाँ पे आप घोस्ट टाउन्स करके सर्च करेंगे तो आएंगे कि जो शहर बंद हो गए हैं, शहर मर गए, उन शहरों में कोई रहता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ जो सामान बनता था या तो उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, या वो सामान उससे अच्छा कहीं और बनने लगा, या उससे सस्ता कहीं और बनने लगा, और उन शहरों की जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं रही। जबकि दुनिया के जो सबसे पुराने शहर हैं उसमें नाम देखेंगे तो पुष्कर आएगा, बनारस, उज्जैन, पाटलिपुत्र आज का पटना, रामेश्वरम। और इन शहरों में हजारों वर्षों से लोग लगातार रह रहे हैं, और इनमें कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो सिर्फ मंदिर पे जीवित हैं वो सारे शहर। तो ये मंदिर आधारित व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है हमारे सामने, हमारे समक्ष। और इजिप्ट में भी लोग रहते हैं, लेकिन आज लोग जो इजिप्ट में रहते हैं उन्हें ये नहीं पता कि पिरामिड किसने बनाया और कैसे बना। वो आज एक दूसरा पिरामिड नहीं बना सकते हैं, लेकिन उस पिरामिड से ज़्यादा पुराना बृहदेश्वर मंदिर है भारत का, और हजारों साल से पहले बना हुआ मंदिर। हम आज भी उस मंदिर को उसी तरीके से बना सकते हैं, बिना सीमेंट के, बिना लोहे के। आज भी इस देश में मंदिरें बन रही हैं। और क्यों बन रही हैं? क्योंकि हमारे वंशज, हमारे पूर्वज ने हमारे पूर्वजों को, उनके नीचे के जो लोग थे उनको बताते गए, और ये ज्ञान जो है आज तक इस पीढ़ी में जीवित है। एक सबसे बड़ा उदाहरण है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस लिविंग सिविलाइजेशन, एक जीवित सभ्यता है, जहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि लोग मर के खत्म हो गए फिर एक नई सभ्यता आई, वहाँ रह रही है, लेकिन उसके पूर्वज वहाँ जो रहते थे वो क्या करते थे वो नहीं जानते थे। तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हाँ, हम हिंदू हजारों साल से इस देश में रह रहे हैं, हमारी ज्ञान परंपरा जीवित है, और मंदिर आधारित व्यवस्था थी, है, और वो जीवित है हजारों साल से। अब इसके आगे अगर आते हैं तो हम देखेंगे कि क्या आज मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था है। हमने आपको अभी कुंभ मेले का ही उदाहरण दिया, कुछ फूल का भी दिया। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जब स्वाधीनता के बाद पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या भाखड़ा नंगल डैम, तो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि दीज आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया उनको। अच्छी बात है, उनकी ज़रूरत थी, उनका इस देश के डेवलपमेंट में योगदान है। बट हम जैसे हम सब जानते हैं कि कई सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट बंद हो गई, जिनके बारे में पता भी नहीं है कि वो कब बंद हुई, और थी करके भी लोगों को आज की पीढ़ी में। लेकिन हमारे मंदिर आज भी जीवित हैं। और एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि आज का जो मॉडर्न इकोनॉमी के टेम्पल गए थे उनमें एक कंपनी थी, एमएमटीसी, मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका काम था कि भारत के जो मिनरल्स हैं उनका विदेशों में ऑक्शन करना, नीलामी लगा के बेचना, ताकि देश को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। और ये संस्था लॉस में चल रही थी। फिर यहाँ से किसी सज्जन को समझ में आया कि तिरुपति मंदिर में जो बाल होते हैं, चढ़ाए जाते हैं, उसकी यूरोप में, अमेरिका में,
अन्य देशों में बहुत बड़ी डिमांड है। और वो डिमांड क्यों है? क्योंकि भारतीय जो बाल उगाते हैं उसमें वो सर में तेल लगाते हैं, उसको अलग अलग तरीके से काटते नहीं हैं, उसमें रंग पेंट नहीं करते हैं। आजकल दिखता है ऐसा कुछ प्रचलन, लेकिन जो ज़्यादातर हैं आज भी अपने बालों में तेल लगा के उनका अच्छे से पालन पोषण करते हैं। मैं पहले जास्मीन फ्लावर की बात कर रहा था, तो वो फ्लावर को जो है माला बना के भारत में महिलाएं अपने बालों में लगाती हैं। और उसका कारण है कि जास्मीन फ्लावर से जो तेल निकलता है वही सर दर्द निवारण के लिए जो दवा बनती है उसमें उपयोग होता है। तो जब जैस्मिन फ्लावर या माला लगाई जाती है तो सर से स्ट्रेस कम होता है, और इसलिए लोग मालाएं लगाते हैं, और इसलिए बाल की भी सेहत अच्छी रहती है। तो भारत के जो बाल होते हैं उनका यूरोप, अमेरिका और अन्य देशों में बहुत डिमांड है विग बनाने की। तो एमएमटीसी ने तिरुपति मंदिर से टाई अप किया और वो उसका ऑक्शन करने लगे। इसका फायदा ये हुआ कि तिरुपति मंदिर को ज़्यादा पैसे मिलने लगे, और इसके साथ ही एमएमटीसी प्रॉफिट में आ गई। ये कहानी या जो सच्चाई की स्टडी अगर आपको देखना है तो उनकी वेबसाइट पे भी मेंशन है। अगर आप देखेंगे, इंटरनेट पे आप सर्च करके देख सकते हैं कि बड़े शहरों बम्बई, दिल्ली की होटल भरे 100% ऑक्यूपेंसी हो नहीं हो, तीर्थ स्थान पे जो हमारे होटल हैं जैसे बनारस में, वहाँ होटलों की हमेशा 100% ऑक्यूपेंसी होती है। जितने भी विदेशी चेन के होटल ऑपरेट कर रहे हैं भारत में, सब भारतीय तीर्थ स्थान पे जाके अपना होटल खोलना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ मुंह मांगे दाम पे उनके कमरों भाड़े पे उठ जाते हैं, और वहाँ पे कोई सीजनलिटी नहीं होती है। तीर्थ स्थान हिंदू व्यक्ति 365 दिन जाता है, तो उनकी ऑक्यूपेंसी 100% होती है। यही सच्चाई एयरलाइंस की भी है। जितने भी एयरलाइन तीर्थ स्थान पे जाते हैं वो 100% ऑक्यूपेंसी पे उड़ते हैं, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो जो मॉडर्न इकोनॉमी के बिजनेस हैं वो सब भी इसी पुरानी मंदिर आधारित इकोनॉमी पे या अर्थव्यवस्था पे आज भी आधारित हैं। इनफैक्ट आपको आश्चर्य होगा, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो गंगा जल बेचता है, और इतनी गंगा जल की डिमांड है पूरे भारत में कि पोस्टल डिपार्टमेंट आज भी उसको पूरा नहीं कर पाता। भारतीय पोस्टल डिपार्टमेंट कई मंदिरों के प्रसाद बाई पोस्ट से भेजता है। अब वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको प्रॉफिट मिल रहा है, नहीं तो सरकार इसको कब से बंद कर चुकी होती। आप रेलवे की तरफ देखें, रेलवे जो चला रही है तीर्थ स्थान को जोड़ने वाली कई सारे रेलवे की सड़कें, और वो क्यों चला रही है? क्योंकि उसमें उनको मुनाफा होता है, उनको लाभ हो रहा है। तो मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था पे तो भारत की सरकार चल रही है, भारत सरकार के कई सारे डिपार्टमेंट चल रहे हैं। तो इससे जीता जागता और बड़ा उदाहरण भारतीय मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था का नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं कि एक सवाल उठता है कि हम इसको खो कैसे दिया। तो इसको खोने के कई कारण थे। जैसे मुगल आक्रांता आए, उन्होंने मंदिरें तोड़ी, मंदिरों को लूटा। कब? बाद में हिंदू समाज था, वो इन मंदिरों को बचाने के लिए मंदिरों से दूर रहने लगा। मंदिरों में जंगल उगा दिए गए ताकि मंदिर आक्रांताओं को दिखे नहीं। जो अजंता एलोरा के मंदिर हैं वो उसका उदाहरण है। खजुराहो के मंदिर को थोड़ा बहुत तोड़ा गया था, उसके बाद से लोग वहाँ से हट गए, तो वो जंगल में छिप गए थे, और अब उनको ढूंढ के निकाला गया है। तो मंदिर वीरान होते गए इसी बहाने। मंदिर में जब मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं या कोई भी हिस्सा, तो लोग वहाँ पूजा करना छोड़ देते थे। मुगल आक्रांताओं को समझ में आई ये बात, तो पूरा मंदिर तोड़ने के बाद उनके बजाय उन्होंने मंदिर के थोड़े बहुत हिस्से को क्षतिग्रस्त किया, और इतने मजबूत मंदिर थे कि वो पूरा तोड़ भी नहीं पाते थे। लेकिन उनके थोड़े बहुत क्षतिग्रस्त करने के बावजूद हिंदुओं ने वहाँ पूजा करना छोड़ दिया, इसलिए वो मंदिर भी डिजर्टेड हो गए। और कई जगह तो इतने सारे हिंदुओं को मारा गया कि वो बचा ही नहीं पूजा करने के लिए। बख्तियारपुर का नाम सुना होगा, वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया। वहाँ का लाइब्रेरी 6 महीने तक जलती रही। उसके बाद कुछ पुस्तकें बच गई थी जिनको पढ़ने के लिए उन्होंने
ढूंढने की कोशिश की कि कोई तो होगा जिसको पढ़ पाएगा, लेकिन उस पूरे शहर में तो के आसपास कोई ऐसा जीवित व्यक्ति नहीं था जो उसको पढ़ पाता। तो जो लार्ज स्केल जेनोसाइड हुए उसकी वजह से हमारे मंदिरों से लोग दूर हो गए और मंदिर अर्थव्यवस्था खत्म होती गई। गोवा का उदाहरण लीजिए, वहाँ कई मंदिरों के जो ऊपरी हिस्से हैं उनको गुंबद के आकार में बना दिया गया कि दूर से आक्रांताओं को नहीं पता चले कि यह मंदिर है। वहाँ मंदिरों को पुर्तगीज भी आए तब भी यही हुआ, तो फिर उनको घने जंगलों में पर्वतों के बीच छिपा के बनाया गया। मंदिर तो जिंदा रहे लेकिन मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था खत्म होती रही। अब हम 21वीं सदी में आते हैं, तो 1947 की आज़ादी के बाद लगा था मंदिर वापस आएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। अब मंदिरों को और छिन्न भिन्न करने की कोशिश जारी है। एक मूवमेंट चला हुआ है कि मंदिरों से संस्कृत हटा दो, आप अपनी भाषा में बोलिए। आप अपनी भाषा में बोलिए जरूर, लेकिन संस्कृत जो है उसके मंत्र हैं, उनके उच्चारण हैं, उनका वैज्ञानिक रिसर्च हुआ है, और जिस तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं, जैसे ध्वनि निकलती है, उसका शरीर पे असर होता है। तो आप संस्कृत हटा देंगे तो मंदिर का जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा, फिर लोग मंदिर जाना छोड़ देंगे। तो एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मंदिरों को अलग अलग छिन्न भिन्न किया जा रहा है। पिछले 2-3 साल से खबर आई कि कई मंदिरों में हलाल सर्टिफाइड प्रसाद दिए जा रहे हैं। अब बताइए, हिंदुओं के मंदिर में हलाल सर्टिफाइड प्रसाद। अब जाहिर सी बात है कि लोग अब मंदिर जाएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ हलाल प्रसाद मिलता है, या वहाँ के प्रसाद नहीं लेंगे, और इस तरह से एक और मंदिर का हिस्सा मंदिर से हट जाएगा। तो सिर्फ मंदिर को फिजिकली तोड़ना नहीं है, मेंटली लोगों के माइंड में तोड़ना नहीं है, जो हमारी मूवीज ने कर दिया है। फिजिकल डिस्ट्रक्शन मुगलों ने किया। अब जो भी स्पिरिचुअल सैंक्टिटी रह गई है, अब उसको नष्ट करने की बारी आ गई है, और उस पर काम हो रहा है। हमारे यहाँ बच्चों के एग्ज़ाम इस समय होते हैं कि जब भी हमारे पूजा हो, आप होली को देख लीजिएगा, धीरे धीरे बोर्ड एग्ज़ाम को शिफ्ट कर दिया गया है, जो फरवरी में सरस्वती पूजा से लेके होली तक, ताकि बच्चे खेल नहीं पाए ना वो मंदिर जाएं। स्टडी टूर में अब मंदिर होते नहीं हैं, तो बचपन से ही बच्चों को मंदिर से दूर कर दिया जाता है। तो सवाल ये है कि जब हम मंदिर से कनेक्ट ही नहीं रहेगा तो फिर हमको मंदिर की जानकारी ही नहीं होगी। तब हम इस तरह के उलूल जलूल सवाल पूछेंगे कि मंदिर क्यों, मंदिर के जगह अस्पताल क्यों नहीं। हमने देखा शनि सिग्नापुर या सबरीमलई में जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं कैसे तोड़े जाते हैं। कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, आप किसी भी ऑफिस में बिना परमिशन के नहीं जा सकते हैं, कि कुछ खास लोगों को ही अलाउड होता है। अब हर कोई खड़ा होकर डिमांड करने लगे कि मुझे हर ऑफिस में जाना है, तब कैसा रहेगा? ये सवाल कोई नहीं पूछता है। तो हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें निकली मंदिर से निकली, हमारे देश का एस्ट्रोनॉमी हो, साइंस हो, एस्ट्रोलॉजी हो, सिविल हो, इंजीनियरिंग हो, आयुर्वेद हो, शिक्षा हो, हर चीज़ मंदिर आधारित है। हमारे मंदिर जो थे, वहाँ बड़े बड़े लाइब्रेरी होते थे, शिक्षा के संस्थान थे, यूनिवर्सिटीज़ थे। प्रफुल्ल चंद्र आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बंगाल केमिकल्स जैसी कंपनी बनाई। उन्होंने हिंदू केमिस्ट्री नाम की बुक लिखी, जो कि हमारे प्राचीन ग्रंथों से ली गई, रसायन शास्त्र से। जब उस रसायन शास्त्र की पुस्तक ढूंढ रहे थे, तो वो उनको सबसे पहले जाके मिली जम्मू के मंदिर से, और उसकी दूसरी कॉपी साउथ के दक्षिण में एक और मंदिर से मिली। तो अगर मंदिर नहीं होते, मंदिर की लाइब्रेरी नहीं होती, तो ये जानकारी भी अपने पास उपलब्ध नहीं। जो दुनिया के सबसे टॉप 20 या 50 इन्वेंशंस माने जाते हैं, उसमें ज़्यादातर भारत में ओरिजिनेटेड है, लेकिन भारत को क्रेडिट नहीं है। उसमें सिर्फ एक इन्वेंशन के लिए भारत को क्रेडिट दिया गया है, वो है शून्य या ज़ीरो। वो इसलिए क्योंकि जो सबसे पुराना शून्य लिखा हुआ कहीं मिलता है, वो ग्वालियर के मंदिर में मिलता है। तो वो पत्थर पे लिखा हुआ प्रूफ है, और उसको कोई झुठला नहीं सकता है। तो स्थिति ये थी कि जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुए, वैसे ही मैथ्स में भी कहते हैं 2 वॉर हुए, मैथ्स वॉर 1 और मैथ्स वर्ल्ड वॉर 2। वेस्ट में या यूरोप में हर चीज़ पहले चर्च को एक्सेप्टेबल होना होता था, चर्च को एक्सेप्टेबल नहीं होता था तो वो पूरे देश में एक्सेप्टेबल नहीं होता।
और ज़ीरो जो कंसेप्ट है वो चर्च को समझ में नहीं आता था, क्योंकि ज़ीरो का मतलब शून्य होता है या 1 से 10 में 9 नंबर संख्या जो है उसमें समाहित है। और ये समझने में उन्हें करीब 500 साल लगे, उसको मैथ्स फॉर वन कहा जाता है। और दूसरी चीज़ जो हुई वो भारत से हुई, जिस जहाँ स्पेसिफिकली केरला से इन्फिनिटी का कंसेप्ट आया। तो ज़ीरो टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी अगेन ऐसा कंसेप्ट था जो चर्च को समझ नहीं आया, उसको 200-250 साल लगे समझने में, और इसको मैथ्स फॉर टू कहते हैं। जबकि हमारे यहाँ मैथ्स जो है, शून्य जो है, वो मंदिरों से ही निकला। ये इतना बड़ा अंतर है। हमारे मंदिर जो थे वैज्ञानिक और विज्ञान पे आधारित थे। हमारे यहाँ जितनी भी डेवलपमेंट हुई, मेटलर्जी जो डेवलप हुई एज ए पूरी साइंस, जिसपे इंजीनियरिंग होती है, 4 साल की पढ़ाई होती है, वो भारत के मंदिरों से ही निकली हुई वस्तुओं के पढ़ाई करने की चीज़ को मेटलर्जी कहा गया। हमारे यहाँ जैसे मूर्तियाँ बना करती थी, जैसे मैंने आपको बताया, हम अपने पुराने मंदिर जैसे बनाते थे हज़ारों साल पहले, हम बना लेते हैं। हमारी मूर्तियाँ भी आज वैसे ही बनती हैं जो हज़ारों साल पहले हमारे पूर्वज बनाते थे। इसको कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो इसके आपको बहुत सी वीडियोस मिलेंगे, लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी, कि कैसे पत्थर एक मिट्टी का सांचा बनाते थे, उसमें वैक्स भरा जाता था, फिर उस वैक्स के सांचे के अंदर लोहा पिघला के डाला जाता था और फिर मूर्ति बनती थी। और आज भी हम हजारों साल बाद हमारी मूर्तियां वैसे ही बना रहे हैं। सो हमारे यहाँ मंदिरों का बहुत बड़ा योगदान रहा हर चीज़ में। हमारे यहाँ जो शिपिंग थी, हम दुनिया भर से ट्रेड करते थे। कंबोडिया तक हम पहुँचे, वो इसलिए पहुँचे क्योंकि हमारा नेविगेशन स्किल बहुत स्ट्रांग था। वो इसलिए स्ट्रांग था क्योंकि हमारी एस्ट्रोनॉमी बहुत स्ट्रांग थी। और ईस्ट कोस्ट पे कोणार्क मंदिर और वेस्ट कोस्ट पे सोमनाथ मंदिर, दोनों में बहुत पावरफुल चुंबक थे जो जहाज़ों को अपने ओर आकर्षित कर लेते थे कई बार, और एक्सीडेंट हो जाता था, लेकिन वही समुद्र का मार्ग भी बताते थे। सोमनाथ मंदिर में एक खंबा है जहाँ पे लिखा गया है कि वहाँ से अंटार्कटिक तक बीच में कोई रुकावट नहीं है। वो हजारों साल से लगा हुआ है, और आज भी लोग मेजर करके जाते हैं तो पाते हैं कि एक्चुअली सोमनाथ मंदिर के उस जगह से अंटार्कटिक तक कोई बीच में रोक टोक नहीं है। तो हमारे यहाँ जो विज्ञान इतना उन्नत था वो मंदिर में ही था, तो मंदिर आधारित ही था। हमारे देश का जो खेती उन्नत हुआ वो मंदिरों के ही द्वारा हुआ। जितनी भी बंजर जमीन होती थी उसमें सिंचाई करने का काम मंदिरों का होता था, और जब उसमें सिंचाई देके वो पैदावार के लायक हो जाती थी तो उसको गांव वालों में बांट दिया जाता था। तो हमारे देश की आर्थिक नींव जो थी मंदिरों पे रही है शुरू से, और जब जब मंदिरों को तोड़ा गया तब तक हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था की हमारी हानि हुई है। हम मैंने आपको कई सारे उदाहरण दिए, अब एक और उदाहरण देता हूँ बैंकिंग का। हमारे यहाँ जो मंदिर थे वो गांव के लोगों को, भक्तों को जिस भी जरूरत देते थे, और साथ ही साथ वो पैसे व्यापारियों को भी दिया करते थे, और वो व्यापारी वो पैसा कमा के वापस मंदिर को पैसे दिया करते थे। तो एक तरह से बैंक का भी काम हमारे यहाँ मंदिर किया करते थे। और आजकल एक बड़ा चीज है कि मंदिर को टेक ओवर कर लिया गया। क्यों? क्योंकि मंदिर में जो पैसे आते हैं उसकी सही तरीके से देख रेख नहीं होती है। लेकिन जितने भी मंदिर सरकार के कब्जे में है वहाँ खूब चोरी होती है, ये सबको मालूम है, सर डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। सो वो देखने की बात है। जबकि हमारे यहाँ परंपरा थी कि साल में एक दिन जो पुजारी होता था मंदिर का सारा लेखा जोखा लेके वो भगवान को सामने पड़ता था। तो एक तरह से जो प्रिंट करने की कोशिश की थी कि मंदिर में पुजारी चोर है, वो अंग्रेजों के आने से हुआ, और वो चीज़ें चालू रहीं। जबकि हमारे यहाँ ऐसी कभी नहीं थी, मंदिरों का हिसाब किताब पूरी जनता के सामने रखा जाता था। तो इन चीज़ों को देखते हुए मंदिर को टोटलिटी में देखना चाहिए। मंदिर धर्म का स्थान है सबसे पहले, मंदिर पूजा का स्थान है, मंदिर अध्यात्म का स्थान है, लेकिन उसके साथ ही साथ मंदिर शिक्षा का भी स्थान है, मंदिर ज्ञान का भी स्थान है। हमारे सारा साइंस वहाँ से निकल के आया, और इन टोटलिटी हमारी पूरी अर्थव्यवस्था मंदिर आधारित थी, और आज भी इस देश का कई हिस्से, कई शहर मंदिर पे ही चलते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि हाँ, मंदिर
की जरूरत क्यों है? क्योंकि मंदिर के आधार पर जो अर्थव्यवस्था चलती है उस पर आज भी करोड़ों लोगों का और कई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का जीवन यापन होता है। और जिसको पुस्तक के बारे में जानकारी और चाहिए या पुस्तक चाहिए होगी वो मुझे templeeconomics@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। और इसके साथ कहकर मैं रुकूंगा। नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद संदीप जी, आपको सुनना बड़ा ही आनंददायी रोचक होता है, आज भी था। और बहुत धन्यवाद इस विषय पर रोशनी डालने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, विषय है, और लोग उसको इस प्रकार से शायद बहुत सारे लोग जानते नहीं है कि इतना सारा अर्थ कारण, इतनी सारी इकोनॉमिक्स इसके साथ जुड़ी हुई है। तो इसके बारे में अवगत करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ऐसे ही आगे भी वार्तालाप होता रहे और आपसे सुनते रहे, संभाषण करते रहे, ऐसी कामना करते हैं। और आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।